कहानी शुरू होती है हॉकिंस नाम के एक छोटे से कस्बे से, जहां 4 दोस्त माइक, डस्टिन, लूकस और विल एक बेसमेंट में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का गेम खेल रहे हैं। ये कोई साधारण गेम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा गेम है जहां इमेजिनेशन ही सब कुछ है। माइक, जो गेम का डंजन मास्टर है, बाकी दोस्तों को बता रहा है कि कुछ खतरनाक आने वाला है। अंधेरे में एक साया बढ़ रहा है। डस्टिन घबरा कर पूछता है, क्या ये डेमोगॉगन है? डेमोगॉगन यानी एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर जिससे कोई नहीं जीत सकता। पर माइक बताता है कि नहीं, ये तो ट्रोग्लोडाइट्स की एक आर्मी है। लूकस खुश हो जाता है, देखा मैंने कहा था ना। पर तभी माइक कहता है, रुको, ये आवाज़, ये धड़कन जैसी आवाज़, ये ट्रोग्लोडाइट्स की नहीं है, ये तो डेमोगॉगन है। अब सब घबरा जाते हैं। विल की बारी आती है। उसे डिसाइड करना है फायरबॉल फेंके या प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करे। विल कहता है उसे 13 या उससे ज़्यादा रोल करना होगा, जो बहुत रिस्की है। जस्टिन कहता है प्रोटेक्शन कास्ट करो, पर लूकस चिल्लाता है, डरपोक मत बनो, फायरबॉल मारो। तभी माइक की मम्मी ऊपर से चिल्लाती हैं, माइक टाइम हो गया, सब लोग घर जाओ। माइक परेशान हो जाता है। वो अपनी मम्मी से विनती करता है, मम्मी प्लीज़ बस 20 मिनट और। पर उसकी मम्मी नहीं मानती। वो कहती है ये स्कूल नाइट है और उसने अभी अभी हॉली को सुलाया है। माइक बताता है कि इस कैंपेन को प्लान करने में 2 हफ्ते लगे हैं। उसके डैड भी मम्मी की साइड लेते हैं। कोई चारा नहीं है, सबको जाना ही पड़ता है। जाते वक्त विल डाइस ढूंढता है और उसे मिल जाती है। वो देखता है 7 आया है, मतलब डेमोगॉगन ने उसे मार दिया। पर चूंकि माइक ने नहीं देखा तो ये काउंट नहीं होगा। सब दोस्त बाइक पर बैठकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में माइक की बड़ी बहन नैन्सी अपनी फ्रेंड बाब के साथ फोन पर बात कर रही है। डस्टिन कहता है, नैन्सी तो बदल गई है, वो स्टीव हैरिंगटन नाम की एक डूशबैग को डेट कर रही है। माइक के घर पर सब अलविदा कहते हैं। माइक विल को चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी एक्समैन 134 कॉमिक ले लूंगा, और चैलेंज देता है कि पहले कौन घर पहुंचता है। विल अकेला अंधेरी सड़क पर बाइक चलाता हुआ घर जा रहा है। तभी अचानक उसकी बाइक की लाइट फ्लिकर करने लगती है। विल घबराकर तेजी से पैडल मारता है। उसके पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे डरा रहा है। विल अपने घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, मम्मी, जॉनथन। पर कोई नहीं है, घर खाली है। वो शेड में भाग कर जाता है, एक राइफल ढूंढता है, पर वो लोडेड नहीं है। तभी पीछे से कुछ आता है और विल गायब हो जाता है। सुबह विल की मम्मी जॉयस अपने बड़े बेटे जॉनथन से पूछती है, विल कहाँ है? जॉनथन, जो रात को काम पर था, कहता है उसे नहीं पता विल घर आया भी है या नहीं। जॉयस परेशान हो जाती है और माइक की मम्मी को फोन करती है। माइक की मम्मी बताती है कि विल तो रात को 8 बजे के आसपास घर चला गया था। अब जॉयस की चिंता बढ़ जाती है। स्कूल में भी विल नहीं पहुंचता। माइक, डस्टिन और लूकस परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद विल जल्दी क्लास में चला गया होगा, क्योंकि वो हमेशा पॉप क्विज से डरता रहता है। जॉयस पुलिस स्टेशन जाती है चीफ हॉपर से मिलने। हॉपर एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो थोड़ा लापरवाह लगता है। वो कहता है सुबह का टाइम कॉफी और सोचने के लिए होता है। जब जॉयस उससे मिलती है तो हॉपर कहता है, देखो, इस उम्र के बच्चे अक्सर स्कूल बंक मार देते हैं। पर जॉयस जिद करती है, नहीं, मेरा विल ऐसा नहीं है, वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं है। उसे बच्चे चिढ़ाते हैं, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। हॉपर पूछता है, विल के पिता लोनी से आखिरी बार कब बात हुई? जॉयस कहती है, लगभग 1 साल पहले, वो इंडियानापोलिस में है। पर हॉपर समझाता है कि 99 में से 100 बार बच्चे अपने किसी पेरेंट या रिश्तेदार के पास होते हैं। जॉयस चिल्ला कर कहती है, तो बाकी का 1 बार, उस एक का क्या? और रोते हुए भाग जाती है। बस मेरे बेटे को ढूंढो हॉप, बस मेरे बेटे को ढूंढो हॉप। अब सीन बदलता है। एक रहस्यमयी लेबोरेटरी दिखाई देती है जहां डॉक्टर ब्रेनर नाम का एक आदमी है। वहां कुछ खतरनाक हुआ है। पूरी ईस्ट विंग को खाली करवाया जा रहा है। किसी चीज ने वहां से भागने की कोशिश की है। डॉक्टर ब्रेनर पूछता है, और वो लड़की? जवाब मिलता है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। स्कूल में बच्चों को एवी क्लब का नया इक्विपमेंट मिलता है, हीथ किट हैम शैक। इससे वो दूर दूर तक बात कर सकते हैं। डस्टिन एक्साइटेड होकर कहता है, जब विल इसे देखेगा वो तो पागल हो जाएगा। तभी हॉपर आता है और तीनों दोस्तों से विल के बारे में पूछताछ करता है। बच्चे बताते हैं कि विल मर्कवुड रोड से घर जाता था। ये रोड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की किताब से लिया गया नाम है। हॉपर उन्हें सख्ती से कहता है, स्कूल के बाद सीधे घर जाना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई बकवास नहीं। ये कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की किताब नहीं है। एक रेस्टोरेंट में बेनी नाम का शख्स है। उसे अपने रेस्टोरेंट में एक लड़की मिलती है जो खाना चुरा रही है। वो डरी हुई है, भूखी है। बेनी उससे प्यार से पूछता है, तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई? तुम हॉस्पिटल से भाग आई? लड़की कुछ नहीं बोलती। बेनी उसे खाना देता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की अपनी बांह दिखाती है जिस पर 011 टैटू है। बेनी हैरान हो जाता है। बेनी सोशल सर्विसेज को कॉल करता है, पर जो औरत आती है वो असली सोशल वर्कर नहीं है। वो उस रहस्यमय लेबोरेटरी से है। वो औरत बेनी को गोली मार देती है। बेचारा बेनी, उसने तो बस मदद करनी चाहिए थी। हॉपर और उसकी टीम जंगल में विल को ढूंढ रही है। तभी उन्हें विल की बाइक मिलती है। बाइक पूरी तरह ठीक है, बस जंगल में गिरी पड़ी है। हॉपर कहता है, ये बाइक इन बच्चों के लिए कैडिलैक की तरह है। अगर विल गिर भी गया होता तो बाइक को घर ले जाता।
कुछ गड़बड़ है। घर पर जॉयस अपने बड़े बेटे जॉनथन के साथ है। तभी फोन बजता है। जॉयस उठाती है। हेलो लॉनी। दूसरी तरफ से सांसों की आवाज आती है। कोई बोल नहीं रहा, बस सांस ले रहा है। जॉयस चिल्लाती है, विल विल ये तुम हो? वो सांसें। जॉयस को पक्का यकीन है ये विल है, पर फिर फोन कट जाता है। जॉनथन पूछता है, कौन था मम्मी? जॉयस रोते हुए कहती है, विल था, मुझे पता है ये उसकी सांसें थीं, वो जिंदा है। रात हो चुकी है। माइक अपने घर से निकल जाता है। उसने लूकस को वॉकी टॉकी पर मैसेज किया है। माइक कहता है विल ने कल रात प्रोटेक्शन कास्ट कर सकता था, पर उसने फायरबॉल फेंका। उसने पार्टी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला। अब हमारी बारी है उसे बचाने की। तीनों दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन बाइक पर निकल पड़ते हैं विल को ढूंढने। डस्टिन घबराया हुआ है। वो कहता है, क्या तुमने सोचा है कि विल को कुछ बुरा मिला होगा और अब हम उसी जगह जा रहे हैं? पर वो रुकते नहीं। जंगल में जाते जाते बारिश होने लगती है। अंधेरा है, डरावना माहौल है। तभी उन्हें कुछ दिखता है। एक लड़की गंजे सिर वाली, भीगी हुई अस्पताल का गाउन पहने बारिश में खड़ी है। ये वही लड़की है जिसके हाथ पर 011 टैटू है। वो लड़की 11 डरी हुई उन्हें देख रही है। और यहीं पर ये डरावना और रोमांचक एपिसोड खत्म होता है।